नमस्कार। और आज डरने के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि एक फोन रिंग है जो दिल पर चोट जैसी लगती है। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि फोन की घंटी बजने से आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं? एक ऐसी ही फोन की घंटी है जो फोन उठाने वाले की जान की आफत बन जाता है, क्योंकि ये फोन कॉल अतीत से आ रहा है जो आपके वर्तमान को तबाह करने की ताकत रखता है। जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। इस फिल्म में ऐसे ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं कि मैं तो इस फिल्म को अंत तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाई थी। ये कहानी आपको बताने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आप इस कहानी को प्रेडिक्ट कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की सुयोन को अपने गांव आते देखते हैं। वो अपनी बीमार माँ से मिलने आई है। उसका फोन गुम गया है, शायद ट्रेन में छूट गया है। सुयोन सुंगहो से उसका फोन मांगती है ताकि वो अपने फोन को रिंग करके चेक कर सके कि उसका फोन कहाँ है, पर कोई फोन नहीं उठाता और वो सुंगहो को उसका फोन वापस कर देती है। दरअसल सुंगहो का एक स्ट्रॉबेरी फॉर्म है। सुंगहो कहता है तुम मेरा फोन इस्तेमाल कर लो, मुझे ज्यादा फोन नहीं आते। सुयोन कहती है नहीं नहीं, घर में एक लैंडलाइन फोन है, मैं उससे बात कर लूंगी, थैंक्स। घर में जाके सबसे पहले वो अपने घर का लैंडलाइन फोन ढूंढती है और दोबारा अपने फोन पर कॉल मिलाती है। इस बार एक लेडी फोन उठाती है। सुयोंग बोलती है ये मेरा फोन है, तुम मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं वहां पर आकर अपना फोन ले लूंगी। पर वो लेडी बोलती है तुम्हें इस फोन की कीमत तो पता है ना, पैसे दे जाओ और फोन ले जाओ। ये सुनकर सुयोंग चौंक जाती है और वो लेडी फोन काट देती है। भाई कैसे कैसे लालची लोग हैं दुनिया में, पर क्या कर सकते हैं। सुयोंग दोबारा फोन ट्राई करती है, पर इस बार उसका फोन स्विच ऑफ आता है। थोड़ी देर बाद उसी लैंडलाइन पर फोन आता है। सामने से एक लड़की रोती हुई आवाज में बोलती है कि तुमने सही कहा था, मेरी माँ पागल है, उसने मुझे घर में कैद कर रखा है। सुयोंग बोलती है कौन बोल रही हो? वो लड़की बोलती है लगता है फोन गलत जगह लग गया है, और वो लड़की फोन काट देती है। पहले तो सुयोंग को अजीब लगता है, पर फिर उसे वो नजरअंदाज कर देती है और अपनी माँ को हॉस्पिटल में मिलने जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी माँ की जल्दी ही सर्जरी करनी होगी। सुयोन जब अपनी माँ से मिलती है तो उसकी माँ उससे कहती है तुम मेरी फ्रेंड से बात कर लेना, वो इंश्योरेंस का देख लेगी, क्योंकि तुम्हारी सैलरी से नहीं हो पाएगा। सुयोन को ये सुनकर बुरा लगता है। उसकी माँ फिर कहती है अपने पापा की कब्र पर चली जाना और मैनेजर से पूछ लेना क्या वो मुझे तुम्हारे पापा के बगल में दफनाने की इजाजत देंगे। इस पर सुयोन गुस्सा हो जाती है और कहती है आपने सोच भी कैसे लिया कि आप मेरे पापा के बगल में दफनाने के लायक भी हैं। सुयोन जाते जाते कहती है ऐसी हालत में भी आपने नेल पॉलिश लगा रखी है। यहाँ पर मसला कुछ समझ में नहीं आता कि इन दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है। और उसके बाद हॉस्पिटल से सुयोन अपने पापा की कब्र पर जाती है। देखने में ऐसा लगता है उसे अपने पिता से काफी प्रेम था। वहां से लौटकर सुयोन जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है, वह फोन की रिंग सुनती है और जल्दी से जाकर उसे उठाती है। दोबारा से वही लड़की रोते हुए कहती है मेरी माँ मुझे मार देगी, मुझे आके बचा लो सोनी। सुयोन फिर से पूछती है कौन हो तुम? सामने से वो लड़की पूछती है क्या ये सोनी स्टोर नहीं है? सुयोन कहती है नहीं, ये कोई सोनी स्टोर नहीं है, और वो लड़की फिर फोन काट देती है। सुयोन जब रात को सो रही होती है, हम देखते हैं कि इसके पैर में कुछ जले के निशान हैं, शायद कोई पुराना घाव है। अचानक से घर में कुछ गिरने की आवाज होती है और सुयोन चौंक कर जाग जाती है। वो उठकर जब घर में चेक करती है तो पता चलता है उसकी फैमिली फोटो जमीन पर गिरी है। वो उसे दोबारा टांगने के लिए दीवार पर हथौड़े से कील गाड़ने लगती है, पर कील दीवार के आर पार चली जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कि दीवार के उस तरफ कोई खुफिया कमरा हो। सुयोंग उस दीवार को हथौड़ी की मदद से तोड़ देती है। और हाँ दोस्तों, वहां पर सच में एक खुफिया रास्ता था जो सीढ़ियों के थ्रू होता हुआ नीचे बेसमेंट में जाता था। बेसमेंट में जब सियोन पहुंचती है तो उसे एक चेयर दिखाई देती है। उस चेयर के ऊपर टेडी बियर रखा होता है। जब वो कमरे में इधर उधर नजरें मारती है टॉर्च से, तो उसे पुराने सामान का एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में एक पुरानी डायरी होती है। जब सियोन उसको खोल के देखती है तो उसके अंदर कुछ तस्वीरें होती हैं और उसमें तारीख होती है 27 अगस्त 1999, दिन फ्राइडे। उस डायरी में लिखा होता है आग भूतों को जलाकर उन्हें भगा देती है, पीड़ित को बाथरूम में जला दिया जाएगा, और मेरी माँ ने मुझे आग लगा दी। ये सब पढ़ के सुयोन जैसे सुन्न पड़ गई। उस डायरी से एक फोटो बाहर निकलती है।
वो एक लड़की की तस्वीर थी। सुबह उठकर वो तस्वीर सियोन सुंगो को दिखाती है और उससे पूछती है, क्या तुम इसे जानते हो? सुंगो की मुंह से इसका नाम अचानक से निकल पड़ता है, यांगसू। सियोन पूछती है, क्या ये लड़की तांत्रिक थी? सुंगो जवाब देता है, नहीं, पर उसकी माँ तांत्रिक थी। तो सियोन पूछती है, क्या हमारा घर तांत्रिक का घर था? सियोन इस बात को रफा दफा कर देता है। शायद बहुत कुछ जानते हुए भी वो सियोन को कुछ बताना नहीं चाहता। सुयोन यांगसू की तस्वीर देखती है। उस तस्वीर पर 26 नवंबर 1999 की तारीख लिखी थी। सुयोन उस लड़की के बारे में जानना चाहती है कि ये लड़की कौन है और उसका उसके घर से क्या रिश्ता है। इसी उधेड़बुन में जब वो सुयोन से मिलकर अपने घर वापस जा रही थी, रास्ते में उसको वही स्टोर दिखाई देता है और स्टोर का नाम पढ़कर वो चौंक जाती है, क्योंकि इस स्टोर का नाम सोनी स्टोर था। ये तो वही नाम था जिसने रोती हुई लड़की के मुंह से सुना था। सुयोन का मन बहुत बेचैन हो जाता है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये मामला क्या है। वो घर वापस आती है। वो उसी सीक्रेट बेसमेंट के रास्ते के सामने खड़ी होकर सोचने लगती है। पर अचानक फोन की घंटी बजने से वो चौंक जाती है। जब वो फोन उठाती है, उसी लड़की की आवाज आती है, पर इस बार वो चीख रही थी, मुझे बचा लो, मेरी माँ मुझे जला रही है। और हम अगले पल देखते हैं, एक औरत उस लड़की को खींचकर एक बेसमेंट की ओर ले जा रही है। औरत आग से लपलपाती हुई एक लकड़ी तैयार करती है और उस लड़की को जलाने की कोशिश करती है। वो लड़की खुद को बचाने के लिए सीढ़ियों की ओर भागती है, लेकिन यह तो सियोन के घर की सीढ़ियां हैं, जिसके थ्रू सियोन इस बेसमेंट तक पहुंची थी। ये सब डरावना था और ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ इसी घर में हो चुका था। सियोन बेसमेंट की ओर देखती है। उस रास्ते में से धुआं बाहर आ रहा था और वो जब करीब जाकर देखती है, सीढ़ियां जैसे सुलग रही हो। दोस्तों, इस सीन देखने के बाद भयानक डर लगता है, पर मन में सवाल उठने लगते हैं कि इन सब घटनाओं का इस घर से क्या रिश्ता है। कहानी में आगे सुयोन को उस लड़की से बात करते हुए दिखाते हैं। वो लड़की उससे पूछती है, तुम कल क्यों नहीं आई? सुयोन पूछती है, कौन हो तुम? वो कहती है, मजाक मत करो, तुम मुझसे ऐसे पूछ रही हो जैसे कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो। सियोन उससे पूछती है, तुम्हारा एड्रेस क्या है? यांगसो कहती है, 4 एयोंग चे ऑनरी। सियोन कहती है, तुम्हारा नाम यांगसो है क्या? मैंने तुम्हारा फोटो देखा है, जो 26 नवंबर 1999 को लिया गया था। उस पर यांगसो कहती है, पर आज तो नवंबर की 18 तारीख है। सुयोन पूछती है, क्या कल तुमने अपने डायरी में यही लिखा था कि नई जिंदगी का जन्म हुआ है और पेरेंट्स का टॉर्चर फिर से शुरू हो गया? यही लिखा था ना? यांगसो तुरंत अपनी डायरी जाकर चेक करती है और उसमें हूबहू यही लिखा था। यांगसो पूछती है, क्या तुम मुझे इस वक्त देख रही हो? सियोन कहती है, देखो, शायद तुम्हें यकीन ना हो, पर इस वक्त शायद हम दोनों एक ही घर में मौजूद हैं। पर यांगसो को सियोन की बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो कहती है, देखो, मुझे माफ करना, शायद मुझसे गलत नंबर लग गया होगा। और फोन काटने वाली थी, लेकिन तभी सियोन कहती है, फोन मत काटना यांगसो। और वो अपने कंप्यूटर पर 18 नवंबर 1999 की खबर को चेक करती है और उस खबर में एक ट्रेन दुर्घटना में 136 पैसेंजर मरने की खबर होती है। सुयोंग उसे ये खबर बताती है, लेकिन ये सुनकर भी यांगसू फोन काट देती है, क्योंकि उसे उसकी बात पर यकीन नहीं था। उसी शाम को जब यांगसू खाना खा रही थी, तो वो यही खबर टीवी पर देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि यांगसू 1999 से सुयोंग को 2019 में फोन कर रही है। हैरानी में यांगसू सुयोन को फोन मिलाती है और उससे पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? सुयोन कहती है, पता नहीं, पर तुम्हारी फोटोज मुझे बेसमेंट में मिली है। यांगसू कहती है, यकीन नहीं होता। वो सियोन से उससे उसकी उम्र पूछती है। वो कहती है, 28 साल की है। यांगसू भी कहती है, मैं भी 28 साल की हूँ। यांगसू कहती है, मैं 1972 में पैदा हुई थी। दोनों में बहुत सारी बातें होने लगती हैं। सुयोन यांगसू को आज की टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और स्मार्टफोन के बारे में बताती है। यांगसू पूछती है, तब तो तुम मेरा भविष्य भी बता सकती हो, तो बताओ, मेरा भविष्य क्या है? सियोन ने कहा, ये तो बढ़िया सवाल है, मैं अभी देखती हूँ। और वो इंटरनेट पे ढूंढने लगती है, लेकिन यांगसू सियोन को अगले ही पल मना कर देती है। वो बोलती है, मत ढूंढो, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया है मेरी पूरी जिंदगी खून खराबे से भरी हुई है। वैसे भी मेरी माँ मुझे पूरा दिन बंद करके रखती है। यांगसू सियोन से उसके बारे में बताने को कहती है। सियोन कहती है, मैंने अपने पिता को बचपन में ही खो दिया था। हमारे घर में आग लगी थी, क्योंकि मेरी माँ चूल्हा बंद करना भूल गई। तभी यांगसू की माँ की आहट आ जाती है और यांगसू फोन काट देती है। अब हमें पास्ट की कहानी दिखाई जाती है। 26 नवंबर 1999 यांगसू के घर में एक परिवार आता है, जिसमें एक आदमी और उसकी पत्नी और उसकी 7 या 8 साल की बेटी होती है। उन्हें एक डीलर घर दिखाता है।
यांगसू की माँ पता नहीं क्यों अपना घर बेचना चाहती है और ये परिवार घर के खरीदार थे जो घर खरीदने से पहले घर देखने आए थे। छोटी सी सियोन यांगसू की माँ से पूछती है, उस बंद दरवाजे में कौन रहता है? यांगसू की माँ कहती है, मेरी बेटी रहती है उसमें। डीलर यांगसू की माँ से वो रूम भी सियोन के पिता को दिखाने के लिए कहता है। यांगसू की माँ कहती है, जैसा आप कहें, और यांगसू से कहती है, दरवाजा खोलो यांगसू। यांगसू कमरे के बाहर आती है। सियोन के माता पिता यांगसू से कहते हैं, हेलो बेटा, कैसे हो? इतनी में सियोन कहती है, डैड ये कितनी डरावनी है। सियोन के माता पिता कहते हैं, माफ करना बेटा, छोटी है ना, कुछ भी बोल देती है। यांगसू हैरान होती है क्योंकि कुछ देर पहले उसने सियोन नाम की लड़की से बात की है। वो उस बच्ची से पूछती है, तुम्हारा नाम सियोन है ना? है ना, बोलो। छोटी बच्ची हाँ में सर हिला देती है। यांगसू जल्दी से अंदर आती है और सियोन को 2019 में फोन करती है, हेलो सुनो, जल्दी उठो अभी। सियोन कहती, अब क्या हुआ, एक मिनट रुको। सियोन को कुछ लोगों की आवाज आ रही थी, जैसे वो आपस में बात कर रहे थे। यांगसू कहती है, ध्यान से सुनो, बाहर की आवाज, और रिसीवर को दरवाजे के पास लगा देती है। सियोन उनको सुनने लगती है। आवाज आती है, कोई आदमी कहता है, अब हम एक शांत और खुशहाल जीवन बिताना चाहते हैं और इससे मेरी बेटी भी नेचर के करीब रह सकती है। दोस्तों, दरअसल ये छोटी बच्ची छोटी सियोन है जो अपने माता पिता के साथ पास्ट में यांगसू का घर खरीदने आई है और सियोन अपने माता पिता की आवाज सुनकर रोने लगती है। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, सिर्फ आंसू बहते हैं। तभी यांगसू कहती है, बातें तुमने सुनी, बोलो चौंक गई ना तुम, है ना? चलो रोना बंद करो। क्या तुम्हें पता है इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ मैं तुम्हारे डैड को वापस जिंदा कर दूं। यांगसू सियोन को शांत कराकर फोन काट देती है और दूसरे दिन 27 नवंबर 1999, जिस दिन सियोन के पिता की मौत हुई थी, यांगसू की माँ जैसे ही दरवाजा खोलती है, यांगसू चुपचाप घर से भाग जाती है और सियोन के माता पिता के घर जाती है, जहाँ आज सियोन के पिता की जलकर मौत होने वाली है। यांगसू जब वहां पहुंचती है तो गैस ऑफ कर देती है और उनकी मौत का हादसा टल जाता है और यांगसू के ऐसा करते ही 2019 में सब कुछ बदलने लगता है। उसकी माँ पूछती है, ऐसे क्या देख रही हो, जैसे पहली बार देख रही हो। सियोन की माँ कहती है, दिन भर सोने से अच्छा है कि हमारा काम में हाथ बटाया करो। तभी उसके पिता आ जाते हैं। वो जिंदा थे। तेरा होगा, उस बातों को शब्द में बताना किसी के लिए आसान काम नहीं होगा, मेरे लिए भी नहीं है। उसके पिता पूछते हैं, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? और सियोन को एक मेढक दिखाते हुए कहते हैं, अच्छा ये देखो कितना प्यारा लगता है, ये बाहर की ठंड से बचना चाहता था। ये देखो, इसकी आंखें तुम्हारी जैसी हैं। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? अरे क्या हुआ? और सियोन रोते रोते उनके गले लग जाती है। इतने दिनों बाद अपने पिता से गले मिलके उसको चैन मिल जाता है। सियोन घर के अंदर जाती है और सियोन के पास यांगसू का फोन आता है। सियोन यांगसू से कहती है, थैंक यू सो मच। यांगसू कहती, क्या सच में तुम्हारे पिता जिंदा हो गए? मतलब ऐसा हो सकता है? ये तो बढ़िया है। सियोन यांगसू से पूछती है, यांगसू तुम कैसी हो, तुम ठीक तो हो ना? तुमने ये सब किया मेरे लिए, तुमने अपनी मॉम की डांट तो नहीं खाई ना? यांगसू कहती है, नहीं, मेरी मॉम की तो ये आदत ही है। तभी सियोन के पिता उसे खाने के लिए बुला लेते हैं और सियोन चली जाती है। सियोन अब ज्यादा से ज्यादा समय अपने माता पिता के साथ बिताती थी। सियोन अपने परिवार को खुशहाल पाकर बहुत खुश है। सियोन यांगसू का बहुत कम फोन उठा पाती है क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है। वो अपने पिता के साथ कभी शॉपिंग करने, कभी घूमने जाती है। सियोन के पास यांगसू का फोन आता है तो वो यांगसू से कहती है, यांगसू अभी मैं बिजी हूँ, तुम मुझे बाद में फोन करना। सियोन के ऐसा कहने से यांगसू को अच्छा नहीं लगता। वो चाहती है सियोन उससे बात तो करे। हम देखते हैं यांगसू के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। यांगसू शाम को सियोन को फिर से फोन करती है। सियोन को पता चल जाता है यांगसू नाराज है। सियोन यांगसू से पूछती है, तुम ठीक हो? क्या चल रहा है यांगसू? वो कहती है, कुछ भी तो नहीं। तभी यांगसू की माँ जाती है और यांगसू को डांटने लगती है, किससे फोन पर बात कर रही हो? और उससे फोन छीन लेती है और फोन पर सियोन से कहती है, तुम जो कोई भी हो, दोबारा बात करने की कोशिश की तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, और फोन काट देती है। यांगसू की माँ एक तांत्रिक है। वो यांगसू को घसीटकर बेसमेंट में ले जाती है और यांगसू को कुछ मंत्र पढ़ते हुए बहुत मारती है। हम देखते हैं यांगसू अपनी माँ के आगे गिड़गिड़ाती है और कहती है, मॉम आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे छोड़ दो। लेकिन अचानक ही यांगसू की आंखें पलट जाती हैं और वो कांपने लगती है।
उसकी माँ को कुछ विजन्स दिखाई देते हैं जिसमें यांगसू फर्श में खून से लिखे हुए को साफ कर रही है। दूसरी ओर 2019 में सियोन डर जाती है कि यांगसू की माँ उसके साथ क्या करेगी। दूसरे दिन यांगसू सियोन के पास फोन करती है। सियोन जल्दी से फोन उठा लेती है। यांगसू कहती है, आज बड़ी जल्दी फोन उठा लिया तुमने। यांगसू, तुम्हारी मॉम कहाँ है? यांगसू कहती है, क्यों पूछ रही हो? सियोन यांगसू से कहती है, यांगसू, आज तुम्हारी माँ तुम्हें मार डालेगी। यांगसू को भरोसा नहीं होता। वो कहती है, क्या बकवास कर रही हो? माना कि मेरी माँ मुझे मारती है, डांटती है और घर में बंद रखती है, पर वो मुझे मार नहीं सकती। सियोन कहती है, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है, तुम्हारी माँ तुम्हें आज मार डालेगी यांगसू, भरोसा करो। पर यांगसू नाराज हो जाती है और फोन काट देती है। लेकिन आधी रात में यांगसू की माँ एक मछलियों के टैंक से एक चाकू निकालती है और यांगसू के कमरे में जाती है और यांगसू पर हमला कर देती है। उसकी माँ चाकू से उस पर कई वार करती है। दोस्तों, ये सीन जब मैंने देखा तो मैं चौंक गई कि कोई माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती है। यांगसू की माँ यांगसू को मारने के बाद जब चादर हटाकर देखती है, पर वहां तो यांगसू थी ही नहीं। उसने तो चादर के नीचे टेडी बियर रख दिया था और अगले ही पल हम देखते हैं यांगसू दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी थी और उसने अपनी माँ को ऐसा करते देख लिया था। वो दरवाजे के पीछे से बाहर निकलती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे सच में मारना चाहती हो? क्यों किया तुमने ऐसा? यांगसू की माँ कहती है, क्योंकि तुम्हारे हाथों से कई निर्दोष लोगों की जानें जाएंगी। यांगसू चिल्लाने लगती है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम मुझे मारना चाहती हो? क्यों मारने की कोशिश की तुमने मुझे? वो गुस्से में पागल हो जाती है और फायर एक्सटिंग्विशर से अपनी माँ पर हमला कर देती है और उसके बाद चाकू से गोदकर उसे मार डालती है। दूसरे दिन यांगसू सियोन के पास फोन करती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। सियोन डरी हुई है और यांगसू से कहती है, क्या तुम हो यांगसू? यांगसू कहती है, हाँ मैं ही हूँ। सियोन पूछती है, तुम्हारी माँ ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? यांगसू कहती है, नहीं, अब सब ठीक है, बस छोटी सी गलतफहमी थी। सियोन पूछती है, यांगसू तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रही हो? यांगसू कहती है, हाँ सब ठीक है। सियोन कहती है, थैंक गॉड, मुझे सच में तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। यांगसू कहती है, सियोन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज मेरा नया जन्म हुआ है और आज मेरा बर्थडे है, मैं बहुत खुश हूँ। यांगसू अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी। वह रेस्टोरेंट जाती है और नॉनवेज खाती है, शॉपिंग करती है और जब घर आती है तो हम एक आदमी को देखते हैं। वो यांगसू के घर आया था और यांगसू से पहचानती थी। थोड़ा जोर देने पर हमें समझ में आता है कि ये तो वही स्ट्रॉबेरी वाला है जिसका नाम सुंगो था। हम देखते हैं 1999 में वो जवान सुंगो है और यांगसू के घर पर अपने फार्म की फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के बॉक्सेस देने आया है। सियोन को देखकर यांगसू से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? ये सुनकर सुंगो को बहुत अजीब लगता है, पर वो हेजिटेशन में कहता है, ठीक ही लग रही हो। यांगसू कहती है, क्या है ये, स्ट्रॉबेरी लाए हो? सुंगो कहता है, हाँ। सुंगो कहता है, तुम्हारी मॉम कहीं दिखाई नहीं दे रही है। यांगसू कहती है, वो घर पर नहीं है, अंदर आओ। और उससे पूछती है, मैं इनमें से क्या पहनूं? सुंगो को बड़ा अजीब लगता है। सुंगो कहता है, जो तुम्हें ठीक लगे। यांगसू कहती है, अच्छा 1 मिनट रुको। और ये कहकर यांगसू कपड़े बदलने के लिए अपने घर के ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। सुंगो अपने हाथ में पकड़े हुए स्ट्रॉबेरी को फ्रिज में रखने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रिज तो पहले से ही भरा था। सियोन बड़बड़ाते हुए कहता है, ये सब क्या है? और फ्रिज खाली करने लगता है जिससे वो स्ट्रॉबेरी के लिए जगह बना सके। लेकिन फ्रिज में पॉलिथीन में रैप किया हुआ कटा हुआ हाथ दिख जाता है। वो डर के मारे कांपने लगता है। तभी यांगसू आ जाती है। सुंगो यांगसू से पूछता है, ये क्या है? तुमने क्यों खोला उसे? सुंगो की हालत देखकर यांगसू को पता चल जाता है कि सुंगो को सब पता चल गया है और फिर से यांगसू फायर एक्सटिंग्विशर निकालती है और आगे आप जानते ही होंगे कि उसने क्या किया। उसने सुंगो की भी जान ले ली। यांगसू पूरी तरह हैवान बन चुकी है। दूसरी तरफ हम 2019 में देखते हैं, सुंगो सियोन के घर स्ट्रॉबेरीज लेकर आया है और वो गायब हो जाता है। सियोन जब नीचे आती है तो देखती है वहाँ सुंगो नहीं है। वो अपनी माँ से सुंगो के बारे में पूछती है, मॉम सुंगो चला गया क्या? उसकी मॉम कहती है, कौन? ये सुंगो कौन है? सियोन बताती है, स्ट्रॉबेरी फार्म का मालिक। स्ट्रॉबेरी? ये तुम किसकी बात कर रही हो? सियोन घबरा जाती है। वो सुंगो के फार्म पर जाती है, लेकिन वो तो वीरान था। पुलिस स्टेशन जाती है और पूछती है, एक्सक्यूज मी? ऑफिसर कहता है, क्या बात है? सियोन कहती है, आप सुंगो के बारे में जानते हैं, जिसका स्ट्रॉबेरी का फार्म है? स्ट्रॉबेरी फार्म? हमने तो उसके बारे में नहीं सुना। और तुम जिसकी बात कर रही हो तो काफी सालों पहले मर चुका है। सियोन कहती है, क्या मतलब है वो मर चुका है? तभी 1999 में यांगसू के घर का दरवाजा नॉक होता है। उसके दरवाजे पर 2 पुलिस ऑफिसर खड़े होते हैं और यांगसू से कहते हैं, हेलो मैम,
हम पुलिस स्टेशन से आए हैं। यांगसू पूछती है क्या बात है। ऑफिसर कहते हैं दरअसल हम एक केस के सिलसिले में आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। तुम्हारी माँ कहाँ है। यांगसू कहती है वो तो गाँव गई है। ऑफिसर कहते हैं क्या तुम चर्च के पीछे वाले स्ट्रॉबेरी फार्म के बारे में जानती हो। यांगसू मना कर देती है नहीं मैं नहीं जानती। ऑफिसर कहते हैं ठीक है आपका शुक्रिया और वो जाने वाले होते हैं। लेकिन वो यांगसू के घर में स्ट्रॉबेरीज के बॉक्सेस देख लेते हैं। सुंगू कल अपनी पड़ोसियों को स्ट्रॉबेरीज बांट रहे थे और तुम कह रही हो कि वो नहीं आए, पर तुम्हारे घर में स्ट्रॉबेरीज हैं। अच्छा ये तो कल आई हैं, शायद मेरी मॉम ने खरीदे होंगे। क्या हम तुम्हारी मॉम से बात कर सकते हैं। मेरी मॉम वो घर पर नहीं है, पता नहीं कहीं दूर गई हैं। कब गई हैं। 2 दिन पहले। तुमने तो कहा स्ट्रॉबेरी कल आई है। आप सही कह रहे हैं, शायद वो कल ही चली गई होंगी। यांगसू कुछ देर शांत रहती है और फिर अचानक से बोल पड़ती है मेरे ख्याल से गांव में किसी की हत्या हुई थी। ऑफिसर को कुछ शक होता है पर वो चले जाते हैं। 2019 में सियोन को समझ नहीं आता कि सुंगू गायब कैसे हो गया। उसकी तलाश में वो बहुत छानबीन करती है और रास्ते में उसे सोनी की शॉप मिलती है। उसका नाम उसने यांगसू के मुंह से पहले भी सुना था, इसलिए वो वहां जाने का फैसला करती है। और वहां जाते ही एक औरत कहती है कहिए क्या चाहिए आपको। सियोन कहती है क्या आपका नाम सोनी है, और वो औरत कहती है हाँ। सियोन उस औरत से सुंगू के बारे में पूछती है। वो औरत कहती है यांगसू ने तुझसे बरसों पहले मार डाला। यांगसू को मैं अपनी सहेली मानती थी, मैं उसे बहुत अच्छी लड़की समझती थी। मैं उसे अपने दिल की सारी बात बताती थी, लेकिन वो बहुत बुरी निकली, बहुत बुरी। अगर उस दिन यांगसू की माँ नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। सियोन घर आकर इंटरनेट पर यांगसू से रिलेटेड 1999 की खबरें सर्च करने लगती है। उसे पता चलता है वह एंटी सोशल है और उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और अपनी माँ और सुंगू को मारने के जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा मिली है। यांगसू जब सियोन को फोन करती है, फोन उठाते ही वो यांगसू पर बरस पड़ती है। यांगसू ये सब तुमने किया ना, तुमने अपनी माँ और सुंगू को मारा है ना। यांगसू कोई जवाब नहीं देती। सियोन कहती है चुप मत रहो यांगसू, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हें तुम्हारी करतूत के लिए उम्र कैद की सजा मिलेगी, मैंने सब पढ़ लिया है। यांगसू गुस्से में बोलती है तो क्या मुझे सारी जिंदगी जेल में रहना पड़े। पर अभी तो मेरी नई जिंदगी शुरू हुई है। यांगसू सियोन से पूछती है पुलिस को कैसे पता चला। पता लगा पुलिस के हाथ किस तरीके के सबूत लगे जिससे मैं पकड़ी गई। सियोन फोन काट देती है। यांगसू गुस्से में पागल हो जाती है। वो दोबारा सियोन को फोन करती है और उसे धमकाती है मेरा फोन काटने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। सियोन को खूब गालियां देती है भूल गई क्या तेरे बाप की जान मैंने ही बचाई थी और अब मुझे मदद की जरूरत है तो भाग रही है, बड़ी मतलबी है रे तू। सियोन फिर फोन काट देती है और यांगसू का फोन उठाना बंद कर देती है। यांगसू गुस्से में बौखला जाती है और तभी दरवाजा नॉक होता है। जेल जाने के डर से वो थोड़ी डरी हुई होती है, लेकिन फिर भी दरवाजा खोलने जाती है। लेकिन वहां पर छोटी सियोन और उसके डैड खड़े होते हैं। उन दोनों को देखकर उसे कुछ सूझा। सियोन के पिता यांगसू से कहते हैं हमने बहुत इंतजार किया लेकिन बेटा तुम्हारी माँ नहीं आई। यांगसू कहती है कौन मॉम, मेरे ख्याल से वो सो रही, आप अंदर आ जाइए। यांगसू धोखे से उन्हें अंदर बुला लेती है और बैठने के लिए बोलती है। और जब सियोन के पिता बैठ जाते हैं और छोटी सियोन मजे से स्ट्रॉबेरी खा रही होती है, पीछे से यांगसू आती है और सियोन के पिता के ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर से वार करके उन्हें भी मार डालती है और उनके खून से फर्श पर टिकती है। फोन उठाओ सियोन, और छोटी सियोन को कुर्सी से बांध देती है। दूसरी तरफ 2019 में सियोन के पिता सियोन के साथ कार में होते हैं और वो सियोन के सामने ही गायब होने लगते हैं। अगले ही पल सियोन को हाईवे पर बेहोश पड़ा देखते हैं और उसे जैसे ही होश आता है वो अपने घर की ओर दौड़ लगाने लगती है। उसका घर जर्जर हालत में होता है और फर्श पर लिखा होता है फोन उठाओ सियोन। और इस बार सियोन के फोन उठाने पर उसे अपने बचपन की सियोन की आवाज सुनाई देती है जो रो रही थी और कहती है मुझे बचा लो, शायद मेरे पापा मर गए हैं। और यांगसू फोन छीन लेती है। देखा तेरी बेवकूफी की वजह से क्या हो गया, तूने फोन उठा लिया होता तो ये सब नहीं होता। अब अकड़ना दिखा अपनी हिकड़ी। सियोन चीख पड़ती है आखिर क्या किया तुमने मेरे डैड के साथ। यांगसू ने कहा मैंने मना किया था ना। एक मजेदार बात बताऊं, गर्दन काटने के बाद मुर्गियां कैसे तड़पती हैं, तेरा बाप भी वैसे तड़प रहा था। सियोन चीखने लगती है मैं तुझे मार डालूंगी। अच्छा, लेकिन ये करेगी कैसे, क्योंकि तू तो यहाँ आ नहीं सकती ना। ओह मैं तो भूल ही गई, तू तो पहले से यहाँ बैठी है। मैं तुझे 1 घंटा देती हूँ, पता कर पुलिस मुझ तक कैसे पहुंची और सबूत कहाँ से मिले। 1 घंटे बाद यांगसू फिर फोन करती है और सियोन से पूछती है कुछ पता लगाया। सियोन कहती है तेरा फेंका हुआ चाकू, पुलिस को उस चाकू पर तेरी उंगलियों के निशान मिले हैं। एक कबाड़ी वाले ने उसको उठा लिया था। वो कबाड़ी वाला शाम को 5 बजे आएगा। सियोन यांगसू को कबाड़ी वाले का एड्रेस दे देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है।
वो कबाड़ी वाले का एड्रेस नहीं था। सियोन ने इंटरनेट से ऐसी जगह ढूंढी थी जहां आज एक गैस सिलेंडर से शाम 5 बजे एक धमाका हुआ था। सियोन यांगसू को इस जगह पर भेज देती है जिससे वो उस धमाके में जलकर मर जाए। यांगसू वहां समय से पहले ही पहुंच जाती है और कबाड़ी वाले का इंतजार करने लगती है। और 5 बजने से कुछ मिनट पहले उसे बाहर कुछ हलचल महसूस होती है। वो बाहर निकलती है तो देखती है वो तो कुत्ते के छोटे बच्चे थे। वो फिर से अंदर आने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलने वाली थी, धमाका हो जाता है और इस धमाके से यांगसू बच जाती है। यांगसू गुस्से में सियोन के पास फोन करती है और कहती है, तुम जैसी प्यारी बच्ची बड़ी होकर इतनी हरामी निकलेगी, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। और यांगसू फोन का रिसीवर उबलते हुए पानी की तरफ करके बोलती है, कुछ सुनाई दे रहा है? सियोन समझ जाती है कि वो क्या करने जा रही है। सियोन यांगसू को मना करती है और समझाती है, तुमने मेरे पापा को तो मार डाला, प्लीज ऐसा मत करो, देखो मेरी बात सुनो, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन यांगसू छोटी सियोन के ऊपर खौलता हुआ पानी गिरा देती है। दूसरी तरफ सियोन के पैरों में भी बहुत जलन महसूस होती है। उसके पूरे पैर में जलने के पुराने निशान बन जाते हैं। दर्द में वो चीख पड़ती है और यांगसू से कहती है, यांगसू उसने तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, छोड़ दे उसे, मैं तेरी हर बात मानूंगी, प्लीज ऐसा मत कर। यांगसू कहती है, झूठी, पता कर मेरे खिलाफ क्या सबूत मिले, वरना मैं तुझे यही मार दूंगी। और सियोन को धमकाकर कबाड़ी वाले का पता हासिल कर लेती है। यांगसू कबाड़ी वाले को ढूंढ लेती है और उसको अपना फेंका हुआ चाकू उठाते देख लेती है और कहती है, क्या रे, दूसरों के माल पे हाथ साफ करता है तू? देखना तूने गलती कर दी, तेरी एक छोटी सी गलती किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और उस कबाड़ी वाले को भी मार देती है। दूसरी ओर सियोन की माँ अपने पति और बेटी को लेकर बहुत परेशान थी। जब उसके पति और सियोन घर वापस नहीं आए तो वो पुलिस स्टेशन जाती है और ऑफिसर से बताती है कि ऑफिसर, प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि मेरे पति मेरी बेटी को लेकर यांगसू के घर गए हैं, पर अब तक वो लोग नहीं आए। यांगसू का नाम और एड्रेस सुनते ही ऑफिसर चौंक जाते हैं, क्योंकि ये वही एड्रेस है जहां से कुछ दिन पहले सुंगहो स्ट्रॉबेरी वाला भी मिसिंग था। ऑफिसर सियोन की माँ के साथ यांगसू के घर जाते हैं। ऑफिसर कहते हैं, हम आपके घर को देख सकते हैं? यांगसू हाँ बोल देती है। सियोन की माँ और ऑफिसर पूरा घर चेक करते हैं। सियोन की माँ कहती है, शायद वो लोग यहाँ नहीं हैं। तभी सियोन की मॉम ऑफिसर से कहती है, मैं अपने हस्बैंड को एक बार कॉल करके देखती हूँ। और यांगसू से कहती है, हम आपका फोन इस्तेमाल कर सकते हैं? यांगसू कहती है, मेरा फोन, ये तो कब से खराब पड़ा है। सियोन की माँ कहती है, नहीं ये तो बिल्कुल ठीक है, चल तो रहा है। जैसे ही वो फोन करती है, 2019 में सियोन फोन उठाती है और अपनी माँ की आवाज को पहचान लेती है और कहती है, मॉम, किसी भी तरह से उस घर से निकल जाओ। सियोन की माँ पुलिस ऑफिसर से कहती है, पता नहीं कोई लड़की बोल रही है। ऑफिसर कहते हैं, क्या? वो मुझे माँ पुकार रही है, मुझे इस घर से निकलने के लिए कह रही है। तभी यांगसू पुलिस ऑफिसर को जान से मार देती है और ऐसा होते ही फ्यूचर बदल जाता है। और फ्यूचर बदलने के कारण 1999 में यांगसू पकड़ी ही नहीं गई, इसलिए 2019 में एजेड यांगसू आ जाती है। वो और खूंखार थी और वो सियोन को अपनी माँ से बात करते देख लेती है और सियोन पर हमला कर देती है। सियोन भी खुद को रूम में बंद कर लेती है, जिस रूम में 1999 में उसकी मॉम होती है। यांगसू 2019 और 1999 दोनों जगह पर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये एक बहुत भयानक सीन है। फोन पर सियोन अपनी मॉम से कहती है, मॉम, आपसे कहा था ना चले जाओ। उसकी मॉम बहुत डरी होती है, वो फ्यूचर की सियोन को नहीं पहचानती और कहती है, मेरी मदद करो। सियोन कहती है, मॉम पहले आप शांत हो जाओ और ढूंढो, क्या आपको इस कमरे में कोई चीज दिख रही है, कोई भी चीज जिससे आप उस पर हमला कर सकते हो? सियोन की मॉम कहती है, फायर एक्सटिंग्विशर है। सियोन कहती है, मॉम उसकी सेफ्टी पिन निकालो और इंतजार करो, जब वो दरवाजा खोलेगी तो उसके मुंह पर मार देना। लेकिन दरवाजे के बाहर चालाकी से यांगसू छोटी सियोन को ले आती है और उसकी आवाज सुनकर सियोन की माँ दरवाजा खोल देती है और कहती है, सियोन मेरी बेटी। यांगसू 2019 में दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है और चाकू से सियोन को मारने वाली होती है। और 1999 में यांगसू सियोन की माँ पर हमला करने वाली थी, लेकिन उसकी माँ उसको धक्का दे देती है, लेकिन यांगसू के साथ वो भी नीचे गिर जाती है। इस वजह से यांगसू 2019 से अचानक गायब हो जाती है। सियोन दौड़कर अपने पापा की कब्र पर जाती है, उनकी मौत की तारीख बदल चुकी है। पीछे से सियोन की माँ आवाज देती है। सियोन की सांस में सांस आती है और उसे यकीन हो जाता है कि यांगसू मारी गई है। तभी हम सियोन की माँ को देखते हैं, उसके गले और हाथ पर गहरे जख्म थे जो यांगसू ने दिए थे। सियोन अपनी माँ को देखकर रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए मॉम। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हैप्पी एंडिंग हो गई है? अभी क्लाइमेक्स बाकी है।
1999 में ऊंचाई से गिरने के बाद भी यांगसू उठ जाती है। वो बस बेहोश हुई थी और उसने सियोन की माँ को मार डाला और फ्यूचर फिर बदल जाता है। सियोन की माँ गायब हो जाती है। 2019 में सियोन एजिड यांगसू के कब्जे में है और वो कभी उसकी कैद से आजाद ही नहीं हुई। और इस बार रिसीवर सियोन के हाथ में नहीं है, एजिड यांगसू के हाथ में है, जो पास्ट में खुद से अपनी मदद कर रही है जिससे अपने हर जुर्म की सजा से बच सके। ये थी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। साथ ही आपको कैसी मूवीज पसंद है हमें जरूर कमेंट करके बताएं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही मूवीज एक्सप्लेन करूं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।